नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट की प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी, जिसके तहत हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो बेहद इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिटी का एक चैप्टर है, जिसको हम बेसिकली जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं हमारे लिए जो देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा अधिकार दिया गया था, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। मतलब हमारे पास हमको इस प्रकार का पावर दिया गया कि हम देश की सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, देश में सरकार बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो पावर है नागरिकों के पास देश के, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसके साथ में ही पढ़ेंगे कि भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या ढांचा है, क्या काम है उसका, उसके ऊपर ही चैप्टर है। तो बहुत विस्तार से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। विशेष रूप से जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ परिभाषा दे रखी है। जब हमारा संविधान बन रहा था, उनमें से एक संविधान सभा के सदस्य थे कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने एक बहुत ही शानदार परिभाषा दी है। उस परिभाषा को समझते हैं। भारत ने आम व्यक्ति पर अपार विश्वास प्रकट करते हुए और लोकतांत्रिक शासन की परम सफलता प्राप्त करते हुए वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया। बहुत ही शानदार बात कही है, वयस्क मताधिकार सिद्धांत स्वीकार किया। इससे पहले विश्व इतिहास में कभी ऐसा साहसिक प्रयोग नहीं किया गया। मतलब सोचिए, किसी भी देश के अंदर संविधान लागू हो रहा है, संविधान बन रहा है, और संविधान बनते ही सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया। मतलब देश का हर नागरिक, जो एक उम्र रखी गई थी उस समय 21 वर्ष का हर नागरिक जो है अपने देश में सरकार बनाने में अपने मत का उपयोग कर सकता है। ये सबसे अधिक जो है एक देश के नागरिक की सबसे सबसे अधिक जो है कह सकते हैं उसकी शक्ति है उसके पास, कि भाई आप किसी को भी सत्ता पे बिठा सकते हो, किसी को भी सत्ता से हटा सकते हो। तो इस टाइप का जो कोटेशन है, ये कृष्णा स्वामी अय्यर ने दिया था। और ये संविधान सभा में जो है खुद जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ये आपको विशेष रूप से इस कोटेशन को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है हमारे संविधान के बारे में। अब देखते हैं आगे कंसेप्ट। आप देखोगे कि भारत के अंदर जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका आप यदि किसी परीक्षा की दृष्टि से भी यदि इसकी परिभाषा देखें या साधारण शब्दों में परिभाषा देखें, तो हम कह सकते हैं कि जब संविधान बन रहा था, तो निर्माताओं ने आरंभ से ही ये निश्चय किया कि जो वयस्क मताधिकार जो है भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी। ये कभी आपसे ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाए व्याख्या वाले क्वेश्चनों में, तो उसमें ये एक परिभाषा पूछ ली कि भारतीय लोकतंत्र की क्या वयस्क मताधिकार एक प्रमुख विशेषता है या नहीं। तो ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण ही विशेषता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जो वयस्क नागरिक जो है उसको मत देने का अधिकार है, अर्थात उसको वोट देने का अधिकार है। जो प्रत्येक वयस्क है उसको क्या है, मत या वोट देने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी मत हैं, उन सब मतों का जो है मूल्य समान है। जो वोट है उस वोट की कीमत समान है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, कोई नस्ल हो, कोई धर्म, शिक्षा, आय आदि चीज़ों में किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और भारत का नागरिक हो, तो उसको मत देने का अधिकार होगा। इसी को कहीं ना कहीं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक कहते हैं। तो बहुत ही शानदार जो है आपको ये जो है अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण शब्दों में बोल दूं कि भारत का ऐसा कोई नागरिक जिसने 18 वर्ष उम्र पूरी कर ली है और उसको जो है भारत का नागरिक हो, और उसने जो जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में उसकी जो है मतदाता सूची में उसका नाम हो, तो वो इलेक्शन में वोट दे सकता है। ये कहीं ना कहीं इसका एक सारांश है।
साथ में देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भी है। हम इसको आधारशिला मानते हैं क्योंकि जब आप किसी देश की सरकार बनाने में अपना योगदान दे रहे हो, अपने द्वारा सरकार बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में भी हमारे सामने है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो नोट्स बना रखे हैं उस पर चर्चा करते हैं हम आपके सामने, और कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं, उस फैक्ट को भी चर्चा करते हैं। देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट जो है। यह कथन संविधान निर्माता के समय निर्माण के समय भारत के लोकतांत्रिक साक्ष्य को दर्शाता है। उस समय भारत की साक्षरता, मतलब ये बात कर रहा है जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा संविधान बन रहा था, उस समय भारत में साक्षरता बहुत कम थी, मात्र 14% ही साक्षरता थी। मान के चलिए कि भारत यदि 100 लोग हैं उसमें सिर्फ 14 लोग ही पढ़े लिखे हैं, और यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तो सिर्फ 8% महिला ही साक्षर थी। तो सोचिए, इतनी कम साक्षरता होते हुए भी हमने इस प्रकार का साहसिक कदम उठाया। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। फिर भी संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है सिद्धांतों को अपनाया। इसमें एक फैक्ट और देखते हैं नीचे हम, जो है भारत का संविधान बना उससे पहले की एक जानकारी आपके सामने रखते हैं कि संविधान जो बन रहा था उससे पहले हम जो ब्रिटिश के अधीन थे, तो अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व 1935 का एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत मताधिकार कुछ सीमित था। मतलब जब 1935 का अधिनियम आया था, जब भारत कहीं ना कहीं ब्रिटिश का अधीन था, तो उसमें एक अधिनियम आया, उसमें बताया गया संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर केवल 13 से 14% जनता को ही मत देने का अधिकार था। मतलब ये बात उस समय की है। तो उस समय भी कहीं ना कहीं मतों का प्रयोग होता था, वोटिंग होती थी, पर सिर्फ बहुत कम लोगों को, जो संपत्ति, जिनके पास आय थी, संपत्ति थी, जिनके जो कर और शिक्षा के आधार पर ही कहीं ना कहीं लोगों को वोट देने का राइट था, और वो कुल जनसंख्या का सिर्फ 13 से 14% लोग ही थे जो कहीं ना कहीं अपने मत का उपयोग कर पाते थे। तो ये बात उस समय की है, जो मैंने आपको भी समझाया था उसी में हम आगे देखते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो परिभाषा और अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को, देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव, ना किसी जाति का भेद हो, ना कोई धर्म का भेद हो, ना वंश, ना लिंग, ना साक्षरता, और ना कोई संपत्ति का भेद हो, के मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव रहित होके आप अपना वोट का, मत का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखा है समानता का सिद्धांत क्या बोलता है। इसी में आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, उसमें समानता की भी बात करता है। समानता की क्या बात करता है? लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, मतलब इस सिद्धांत पर कहीं ना कहीं हमारा ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत काम करता है। मतलब देश के अंदर जो वोट होगा, वो वोट कहीं ना कहीं उसका मूल्य समान होगा, उसका मूल्य समान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी वोट की वैल्यू अधिक नहीं होगी, किसी वोट की वैल्यू कम नहीं होगी, वोट की वैल्यू क्या होगी? समान होगी। ये बात कहीं ना कहीं हमें हमारा जो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये बताता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारा संविधान बना उस समय जो वोटिंग की उम्र थी वो कहीं ना कहीं 21 वर्ष थी। ठीक है ना, 21 वर्ष थी। पर 1988 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ, जो था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत क्या हुआ कि जो वोटिंग की उम्र है वो क्या कर दी गई? 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा एग्जाम में पूछता है कई बार कि वोटिंग की जो उम्र है वो कब 18 कर दी गई। अब एक एनसीईआरटी के अंदर टर्म्स दे रखी थी साइड में, वो इंपॉर्टेंट, उसको हमने आप ऐड किया है। वो कंसेप्ट दे रखा है मताधिकार या फ्रेंचाइज क्या होता है। मताधिकार या फ्रेंचाइज क्या होता है? तो देखते हैं, संविधान या सरकार द्वारा प्रदान किया गया अधिकार। मतलब या तो हमको संविधान ने वो अधिकार दिया है या सरकार के द्वारा वो अधिकार दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज कहते हैं। अंग्रेजी में अन्य शब्द सफरेज या फ्रेंचाइज का पर्यायवाची है। कुल मिला के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं ना, उसको कहीं ना कहीं हम मताधिकार या फ्रेंचाइज के रूप में जानते हैं। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ में देखते हैं कि हमारे जब इलेक्शन होते हैं, तो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या राज्य में इलेक्शन हो या केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन हो, और विधानसभा में इलेक्शन हो, गांव में हो, सभी स्थानीय चुनाव हो, उसमें हमको ये सार्वभौमिक मताधिकार का जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं ये जो है आपका इलेक्शन होता है। और ये जो आपको
ये राइट दिया गया है, ये अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ भी ले कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको ये जो है राइट दिया गया है, तो अनुच्छेद 326 के तहत ये आपको राइट दिया गया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी मतदाता का अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण होना आवश्यक है। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपका मन हो गया, आप रह रहे हैं, आपका मूल निवास आप राजस्थान के किसी जिले के रहने वाले, वहाँ आपका नामांकन मतलब मतदाता सूची में है नाम, और यदि कहीं आप अभी वर्तमान में किसी और राज्य जैसे झारखंड में रहे और वहाँ इलेक्शन हो रहा है, आप बोल दो कि मुझे वहाँ वोट देना है, तो उस कंडीशन में वहाँ वोट नहीं दे पाओगे। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका जो मूल निवास है और वहाँ की वोटिंग लिस्ट में आपका निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम होगा और वहाँ इलेक्शन होगा, तब आप वहाँ वोट दे पाओगे। तो मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखते हैं आगे कंसेप्ट जो आगे। हमने एनसीईआरटी को बहुत गहराई से कवर करने का प्रयास किया, साथ में ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी हमने ऐड किया है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिए अपडेट करके। तो देखते हैं संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 बोलता है, भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन का आधार अर्थात वयस्क मताधिकार होगा, यह सुनिश्चित करता है। मतलब कहीं ना कहीं जो इनमें यहाँ इलेक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं वयस्क मताधिकार का उपयोग करते हुए इनके आधार पर यहाँ पर निर्वाचन का जो मुख्य है आधार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हमें वयस्क मताधिकार का जो उपयोग करते हैं वो अनुच्छेद 326 आर्टिकल के तहत करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक डाटा और दे रखा है कि भारत में 2.5 लाख से भी अधिक स्थानीय निकायों में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। मतलब भारत में जो है लमसम 2.5 लाख से अधिक क्या है स्थानीय निकाय है, उसमें कहीं ना कहीं 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और इनमें से 13 लाख जो है महिलाएं हैं। ये भी एक बड़ा डाटा है और ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। मतलब जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, जो भी आपके ये मेंबर हैं, ये कहीं ना कहीं आपके इस प्रक्रिया से जो है चुने जाते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। ऊपर देखिए फोटो दे रखा है आपको मैंने वाचा, यहाँ पे देखिए प्रत्येक मत का महत्व होता है, इलेक्शन होता है जब, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्शन होता है उसमें आपको सभी को क्या है वोट देना चाहिए, क्योंकि हर वोट का अपना एक महत्व है और बहुत अधिक वैल्यू है। क्योंकि आप यदि सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो पहले आपको अपना मत का प्रयोग करना होगा। जब आप अपना मत का प्रयोग करोगे तभी कहीं ना कहीं आप अपने जो हितों की बात है, हक की बात है, सरकार से कर सकते हो। यदि आप अपना मत का उपयोग नहीं करोगे तो आप किस प्रकार सरकार से अपने विकास की बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक कंसेप्ट दे रखा है और निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। मतलब मान के चलिए आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप वहां से किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका निर्वाचन क्षेत्र होगा। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब वह क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं उसको कहीं ना कहीं निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चाहे एमपी हो या एमएलए हो, तो वो जो कहीं ना कहीं उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। अब देखते हैं, मैं आपको बताया था वोटिंग का जो है आयु वापस में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, साथ में जो नोट्स लिखे हुए हैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखते हैं वर्तमान में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 कर रखी है। ऐतिहासिक परिवर्तन कब हुआ? ये जो 18 वर्ष की गई, इसका मैंने आपको बताया था अभी। मूल संविधान में तो आयु कितनी थी, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हमारे मूल संविधान के अंदर मतदान की आयु कितनी थी। तो उस समय मतदान की आयु, संविधान बना उस समय 21 उम्र थी। पर 61वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ और इसके द्वारा जो है उम्र घटाकर कितनी कर दी गई, 21 के स्थान पर 18 कर दी गई। अब 18 वर्ष का जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं आपको वोट, उसको क्या है वोट देने का अधिकार मिला है। और ये जो है आपका प्रभावी हुआ 28 मार्च 1989 से ये प्रभावी हुआ। और किसकी सरकार थी ये भी इंपॉर्टेंट है। उस समय राजीव गांधी सरकार के समय इस प्रकार का डिसीजन लिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी हो, सरकार बनाने में युवाओं की भागीदारी हो। तो इस कारण कहीं ना कहीं उन्होंने जो है
मतदान की जो उम्र है वो 21 से करके 18 कर दी थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट मिला है, क्योंकि जो चीजें हमें कहीं ना कहीं संविधान में लिखित मिलती है उसको कहीं ना कहीं हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि इसका जो उल्लेख हमको अनुच्छेद 326 के तहत मिलता है। आर्टिकल 326 के तहत ये हमें क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। कई बार इसे विधिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसके नियम विस्तृत हैं। तो मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारा अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें संविधान में मिलता है। अब इम्पोर्टेंट ऊपर एक चीज दे रखी है, इस डाटा को आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि हमें हमारे संविधान ने कितनी शक्ति दे रखी है, क्योंकि इसमें कुछ आपको तुलना की गई है अन्य देशों के संविधान से, उसकी तुलना की गई है, उसके बारे में हम साथ में चर्चा करेंगे। देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले मात्र 13% महिलाएं भारतीयों को मत देने का अधिकार था और मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। यह पाठ्य पुस्तक के अन्य भाग में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या बोला है। भारत विश्व में बहुत पहले महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान करने वाला आरंभिक देशों में से एक है। जैसे स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1971 में दिया गया। महिलाओं ने अनेक देशों में इस मूल्य अधिकार को पाने के लिए क्या किया? लंबा संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लंबी लड़ाई लड़ी। इसके विपरीत प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि से और देश का प्राचीन परंपराओं में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार स्वतंत्र भारत की में महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार जो है सुनिश्चित किया गया। मतलब भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें जिस दिन संविधान बना उसी दिन से महिलाओं को क्या दिया गया? वोटिंग का राइट दिया गया। ऊपर एक फोटो दे रखा है, देखिए, ये यूएसए में महिलाएं जो है वोटिंग की राइट के लिए आंदोलन कर रही है। और अब देखिए, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने भी कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, उस समय से महिलाओं को अधिकार नहीं दिया वोटिंग का। ये जो राइट दिया गया है 1913 में दिया गया है। तो इस दृष्टि से आप सोचिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदृष्टि रखते हुए सभी को क्या है, इस प्रकार का जो है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आगे इंपॉर्टेंट और चीज देखते हैं। वैश्विक संदर्भ में हम देखते हैं, एनसीईआरटी स्पष्ट करती है कि भारत ने अपनी शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार दिया, जबकि पश्चिमी देशों में लिए से लंबे संघर्ष किया। अभी हमने देखा ना कि अमेरिका में जो है जो लमसम महिलाओं का मताधिकार 1920-1913 के लमसम मिला, और ब्रिटेन में महिलाओं को जो है अधिकार समान मताधिकार है 1928 में मिला, और स्विट्जरलैंड में 1971 में मिला। और भारत में जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ उसी दिन से 1950 में ही जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग मुख्यतः क्या काम करता है, उसका क्या दायित्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक और हम देख लेते हैं कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है, ये क्यों है, इसका क्या बेनिफिट है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। इस कारणों पर चर्चा करें तो हम पहला कारण देखते हैं, अपना भविष्य निर्धारित करने की शक्ति। हम देखते हैं इसका अपना भविष्य निर्धारित करने की शक्ति। ये कैसे? भाई, आप जब सरकार बनाओगे, आप सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य का भी क्या करोगे? निर्धारण करने में अमूल्य या महत्वपूर्ण योगदान दोगे। तो कहीं ना कहीं भविष्य निर्धारण का जो है शक्ति किसके पास में? आपके पास में। क्योंकि आप जब वोट का अपना उपयोग करोगे तो वोट के उपयोग से कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दोगे। तो ये पहला तो है, अपना भविष्य निर्धारित करने की शक्ति अपने आपके पास है, अपने स्वयं के पास है। दूसरा है नागरिक सहभागिता में वृद्धि। जब आप वोट दोगे तो सभी नागरिकों की कहीं ना कहीं सरकार बनाने में क्या होगी? सहभागिता होगी। सरकार बनाने में क्या होगी? उनकी सहभागिता होगी, और सहभागिता होगी तो कहीं ना कहीं ये हम जो है इस प्रकार का जो राइट हमें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से मिला है।
तीसरी बात देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति समान है। आप देखते हो जब वोट होता है तो वोट की वैल्यू हमने क्या मानी है, समान मानी है। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिला है, सम्मान मिला है, चाहे वो किसी जाति से हो, धर्म से हो, वो चाहे शिक्षित हो या न शिक्षित हो, उसके पास कितनी संपत्ति हो, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समान है, ठीक है ना। फिर अगला एक और चीज देखते हैं हम कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण है। मतलब आप अपने विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपना अपना जो व्यू है, अपनी जो सोच है उसको रख सकते हो। और राष्ट्र के भविष्य के निर्धारण में ये सभी कहीं ना कहीं आप भी अपना एक बड़ा योगदान दे सकते हो। और निर्वाचित प्रतिनिधि जो है कहीं न कहीं निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब आप जिस प्रतिनिधि को वोट देते हो, जिसको आपने जिताया है, वो आपके प्रति क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहेगा। उसको पता है कि आपके वोट से, आपके मत से उसने क्या है, वो पद प्राप्त किया है, वो एमएलए बना है, एमपी बना है, तो उसका दायित्व रहेगा कि वो आपके लिए विकास के काम करें। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होगा, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है सार्वभौमिक मताधिकार के जो महत्व के कारण है, ये इस कारण से जो है महत्व है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इसके साथ में ही देखते हैं कि आप देखते हो जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है। भारत क्या है, इतना विशाल देश है, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, और साथ में ही यहाँ पर भौगोलिक विविधता भी है। और यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। यदि हम कंपेयर करें तो भारत के अंदर जो मतदाता हैं उसका कंपेयर करें, यदि हम ब्रिटेन से कंपेयर करें तो भारत के कुल मतदाता जो हैं उनकी जो है संख्या लमसम यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटेन की जनसंख्या से 15 गुना अधिक है। कितनी गुना अधिक है, 15 गुना अधिक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है फ्रांस जैसे राष्ट्रों से 6 गुना बड़ा है। तो मतलब सोचिए कि जो हमारा यहाँ पर इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज का काम रहता है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी अधिक जनसंख्या, और फिर उसके अंदर पारदर्शिता रखना, और इतनी भौगोलिक विविधता है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है। तो इस प्रकार की विविधता होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था जो है सही तरीके से करनी होती है, और सही जो पारदर्शी तरीके से इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भी हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये देश के अंदर इलेक्शन करवाते हैं। और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जो है इन समस्याओं पर निजात पाते हुए एक पारदर्शी तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग है, इसने जो है आप देखते हैं 2024 की बात करें, यदि हम 2024 की बात करें तो हमें एक नया और राइट मिला है। एक और क्या मिला है, राइट मिला है, क्योंकि आप देखते हो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, या वहां तक वोटिंग बूथ तक या पोलिंग बूथ तक जा नहीं पाते हैं। तो 2024 में जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा कि जो दूर दूर लोग हैं, जो वोटिंग राइट वोट देने आ नहीं सकते हैं, विकलांग हैं, और जो कहीं ना कहीं दिव्यांग है और वृद्धजन है, तो उनके घर जाके कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ जो पोलिंग अधिकारी है वो उनके घर जाके कहीं ना कहीं उनका वोट लेके आएगा। या फिर जो कुछ ऐसे लोग कर्मचारी भी हैं जो कहीं बाहर रहते हैं, तो उनके वोट को कहीं ना कहीं डाक की व्यवस्था से उनका मत का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए ताकि क्या है कि जो वोट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि भाई इस प्रकार का जो प्रोविजन किया गया है उससे क्या होगा, सभी को वोट देने का जो है आपका पावर है और वोट देने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि लोकतंत्र में इसकी कितनी वैल्यू। और सरकार और जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसके महत्व को समझते हुए इस प्रकार के प्रावधान किए हैं कि ताकि सभी जो है लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं प्रोविजन 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ा गया था और ये इस टाइप का प्रावधान किया गया था। तो ये थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ भी ले कि भारत के अंदर पहली बार जो है घर जाकर उनके मतदाता से जो दिव्यांग व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है उनके घर जाके जो पोलिंग बूथ स्थापित करके वहां से वोट लाया गया। तो कब किया गया, तो पहली बार 2024 में किया गया इस टाइप का व्यवस्था। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है।
और एक आपको एक चीज और ये भी ध्यान रखनी है कि भारत में जो है 2024 के जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें 34% लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उनको अपने मतों के प्रति, अपने वोट के प्रति जागरूक होना चाहिए। भाई आप सरकार से अपेक्षा रखते हो कि आपके क्षेत्र में विकास किया जाए, पर आप अपना वोट नहीं देते हो, अपना अमूल्य वोट नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप जो विद्यार्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि अपने मत का प्रयोग जब इलेक्शन होते हैं तो आपने जानकारों को और जो भी है उनको कम से कम वोट देने के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं आगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा हम, कि भारतीय निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है। मतलब जो हमारा इलेक्शन होता है, वो जो इलेक्शन करवाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और ये क्या एक जो है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष, इस प्रकार से जो इलेक्शन करवाता है हमारा निर्वाचन आयोग। तो कुल मिलाकर एक संवैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी पूछ भी लिया जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अरे क्या हमारा संविधान नहीं, आपका ये निर्वाचन आयोग बना था। ठीक है ना, सॉरी, आपको जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। इसीलिए कहीं ना कहीं 25 जनवरी 1950 को हम 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा इस डेट के बारे में। 25 जनवरी को आपका वोटर डे होता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे कंसेप्ट क्या है। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 जो है चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। मतलब निर्वाचन आयोग का ये दायित्व भी है और निर्वाचन आयोग को ये शक्ति दी गई है कि वो कैसे इलेक्शन करवाएं, चुनाव के अधीक्षण, कंट्रोल, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी की शक्ति जो है अनुच्छेद 324 के तहत संविधान ने जो है निर्वाचन आयोग को दी है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है निर्वाचन आयोग में निहित है। ये हमें कौन से आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में ये मिलती है। इसमें देखिए कुछ आपको नीचे मेरे आप इंपॉर्टेंट कुछ डाटा भी ऐड कर रखा है, तो थोड़ा इसमें देख लेते हैं। ये बात कर रहा है लगभग 34% मतदाताओं ने 2024 के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब सोचिए, ये बहुत एक चिंतनीय विषय भी है और आपको सोचना भी चाहिए कि भाई इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है तो आप कैसे गवर्नमेंट से अपेक्षा कर सकते हो कि हमारे लिए विकास के काम किए जाएं। कम से कम जो वोट नहीं दिए उनको सोचना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करने में किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, इन प्रश्नों पर के उत्तर के लिए अपने परिवार और पड़ोस में बड़ों के साथ लघु सर्वेक्षण करें, सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण करें। कुल मिला के तो आपको तो चर्चा करना है, पर ये डाटा का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर साइड में देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट नया कंसेप्ट दे रखा है। भारत 1947 में लगभग 14% जो है व्यक्ति साक्षर थे, जिसमें से 8% महिलाएं साक्षर थी। कुछ लोगों के अनुसार केवल साक्षर व्यक्तियों को ही मताधिकार दिया जाना चाहिए। ये बात उस समय कहीं न कहीं चर्चा में हुई थी, पर बाद में कहीं ना कहीं उस चीज़ों को खंडन करते हुए हमने सार्वभौमिक मताधिकार का जो है कंसेप्ट को भारत में लागू किया। ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। ये एक सदस्यीय आयोग है। ये कैसा है, एक सदस्यीय आयोग है प्रारंभ में। ये बात कब कर रहा है, जब भारत का आपका निर्वाचन आयोग बना था। पर वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति इसकी है ये त्रिस्तरीय मल्टी मेंबर है। इसके अंदर एक तो हो जाएगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा और 2 उसके अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो कुल मिला के त्रिस्तरीय इस प्रकार का हो गया है। पर जब संविधान बना था उस समय तो ये आपका एक सदस्यीय आयोग ही था, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में कितना है, त्रिस्तरीय, जिसमें मतलब एक तो मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त है और 2 उसके अन्य निर्वाचन आयुक्त है जो कहीं ना कहीं उसकी मदद करने के लिए होते हैं। और ये जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय वाली, ये 1993 में, ये 1993 में ये व्यवस्था लागू की गई थी।
त्रिस्तर वाली, ठीक है ना। और आपको ये भी एग्जाम में ध्यान रखना है, पूछते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है कि वो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और जो आपका भारत के अंदर प्रथम जो आम चुनाव हुए थे जो 1951-52 में हुई थी, भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि आप पूछ भी ले जाए कि भारत के अंदर पहले जो आम चुनाव हुए थे वो किस वर्ष में हुए थे। तो वो 1951-52 के अंदर जो है भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे, ठीक है ना। आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अब देखते हैं आगे, हम एक कंसेप्ट और है कि जो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका क्षेत्राधिकार मतलब ये किस किस के जो है इलेक्शन करवाते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली आपको लोकसभा के इलेक्शन हो गए, राज्यसभा के हो गए, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके पदों के लिए चुनाव करवाते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि संसद में जो है जो संसद किससे मिलकर बनता है। संसद लोकसभा राज्यसभा हो गया, इसमें एक और जो है मेंबर शामिल होता है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और फिर आपको ध्यान रखना है राज्य विधानमंडल, इसकी चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो या विधान परिषद के इलेक्शन हो, ये भी आपका भारत चुनाव आयोग करवाता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के ये भी इलेक्शन कहीं ना कहीं आपके भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या है, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस कौन कौन से जो इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये संसद के इलेक्शन जिसमें लोकसभा राज्यसभा, राज्य विधानमंडल जिसमें विधानसभा विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन इनके द्वारा करवाए जाते हैं। एक आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण जो कुछ फैक्ट है इसमें बोल रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि आप देखते हो आपके गांव के अंदर पंचायत हो गए या नगर पालिका हो गए, मतलब अर्थात स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं करवाए जाते हैं। इनके चुनाव जो है राज्य में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उनके द्वारा करवाए जाते हैं। ये अनुच्छेद 343 के से 343 जेड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि राज्य के अंदर जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं और किस अनुच्छेद के तहत इनका ये प्रावधान है। तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। जैसे आपके गांव के अंदर सरपंच हो गया, प्रधान हो गया, जिला प्रमुख हो गया, इनके जो इलेक्शन है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 243 से के से 243 जेड ए अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान देना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जोड़ रखा है हमने, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जहां नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा, संसद के निम्न सदन, ये भी ध्यान रखना है कि संसद को के जो निम्न सदन है उसको लोकसभा कहते हैं, और उस सदन को क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है। यह संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार करती है। कौन करती है? लोकसभा, ठीक है ना। आपकी समस्याओं का समाधान करती है और समस्याओं पर चिंतन भी करती है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने पंजीकरण निर्वाचन क्षेत्र से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य मुख्यतः क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे आपके स्टेट इलेक्शन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एमएलए होता है जो आपकी लोकल जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है। वैसे ही आप देखोगे एमपी जो इलेक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर जो है आपकी देश की जो हमारी सरकार बनती है उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान रहता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला जो कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि जो आपका भारत चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके क्या क्या कार्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ में पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि भाई निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो मुख्य कार्यों में बात करें तो पहला जो कार्य है कहीं ना कहीं मतदाता सूची तैयार करना। मतलब भाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी वोटर लिस्ट है वो तैयार करने का काम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है। तो फर्स्ट काम क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक है ना। किसी का नाम जोड़ना है, किसी का नाम हटाना है, कोई त्रुटि है तो सही करना है। तो कुल मिला के मतदाता सूची तैयार करना। अगला है जो चुनाव कार्यक्रम, इलेक्शन जो शेड्यूल है उसको कहीं ना कहीं जो है जारी करना। चुनावों की तिथि की घोषणा करना, भाई इलेक्शन कब होगा, कब कौन से डेट को होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंटिंग होगी, कब आचार संहिता लगेगी। तो सारी जो चुनावों की कार्यक्रम है उसको घोषित करना। अगला कंसेप्ट जो रहता है काम रहता है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसे लागू करना।
और उल्लंघन करने पर कार्रवाई करना। मतलब कुल मिला के इलेक्शन में किस प्रकार से चुनाव किए जाएंगे उस टाइप का जो नियम संहिता है उसको कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता कहते हैं। उसको लागू करना भी जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। दलों को मान्यता देना, भाई कौन से दल है जो राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा जो है राज्य दल होगा, इन सबको मान्यता देने का काम भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और साथ में चुनाव चिन्ह, भाई किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कहीं ना कहीं जो है आपके चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग के भारतीय निर्वाचन आयोग के पूछ सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य है। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला एक थोड़ा कंसेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया और शब्दावली जो कुछ दे रखी है। निर्वाचन प्रक्रिया बेसिकली क्या होती है? देश या राज्य को चुनाव के उद्देश्य से भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करना। मतलब कोई भी राज्य है उसको इलेक्शन की दृष्टि से, निर्वाचन की दृष्टि से उनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में बांटना, ताकि वहां से कहीं ना कहीं आपके एमएलए या एमपी जो है आपके निर्वाचित प्रतिनिधि वहां से चुने के जा सकें। तो कहीं ना कहीं उसके रूप में हम उनको निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो क्या बोल रहा है? देश या राज्य को चुनाव के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? चुनाव के उद्देश्य से भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाना। कि भाई ये एक एमएलए का क्षेत्र होगा, ये दूसरे एमएलए का क्षेत्र होगा, ये तीसरे एमएलए का क्षेत्र होगा, ये चौथे एमएलए का क्षेत्र होगा, ये पांचवें एमएलए का क्षेत्र होगा। तो मतलब इस क्षेत्र को जो जो है 5 एमएलए के लिए विभाजित कर दिया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ क्षेत्र होगा, इसको भी हमने बांट दिया है। तो मतलब कहने का ये किसकी दृष्टि से है? चुनाव की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करना क्षेत्र को, या देश को, या राज्य को। इसे कहीं ना कहीं निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। मतलब निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमा जो है निश्चित करना कि किस क्षेत्र तक जो है, किस क्षेत्र तक का जो क्षेत्र है वो किस एरिया का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा में आएगा या इस एमपी के क्षेत्र में आएगा, और किस कौन सा एरिया किस एमपी के क्षेत्र में आएगा। बिल्कुल ना कि एमएलए और एमपी की जो क्षेत्र है इलेक्शन का, उसको कहीं ना कहीं निर्धारित करने का जो कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं परिसीमन कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया यह परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। अगला जो कंसेप्ट है, डाटा है, वो है आपका जो है लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र थे। अभी जो इलेक्शन हुए थे आपके 2024 में, उसमें 543 जो है निर्वाचन क्षेत्र जो थे, जिसमें लोकसभा के सांसद ने कहीं ना कहीं जो है निर्वाचित होके गए आपके लोकसभा के अंदर। थोड़ा डाटा देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिलालेखों में प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया का विवरण मिलता है। इसके अनुसार ताड़पत्रों पर प्रत्याशियों के नाम लिखकर उन्हें एक पात्र में डाल दिया जाता था, जिसके बाद उसे सील बंद कर दिया जाता था। चयन के दिन उसे सबके समक्ष खोला जाता था और कोई बालक एक एक करके ताड़पत्रों को बाहर निकालता था। इसके बाद कोई सम्मानित व्यक्ति जो है खाली हाथ उठाकर दिखाकर चयनित प्रत्याशी को के नाम को पढ़ता था। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई किस प्रकार से पुराने समय में भी कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन का जो सिस्टम था, ये जो आपके बैलेट पेपर है उसके द्वारा करवाया जाता था, और जिसको अधिक वोट मिलता था, कहीं ना कहीं गांव का जो सम्मानित व्यक्ति था वो उसको जो है निर्वाचन जो उस प्रतिनिधि को कहीं उस व्यक्ति को, निर्वाचित व्यक्ति को कहीं ना कहीं घोषित मेंबर के रूप में, विचित घोषित मेंबर के रूप में जो उसकी घोषणा करता था। तो मतलब कुल मिला के ये सिस्टम जो आपका निर्वाचन का जो कंसेप्ट था, ये पहले भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चलता था। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला जो कंसेप्ट देखते हैं हम, जो है आरक्षण में बताया ना आपको कि भारत के अंदर जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, इसमें सभी वर्गों को समान रूप से क्या मिले? प्रतिनिधि मिले। प्रतिनिधि समान रूप से सबको मिले, सबको इक्वल भागीदारी मिले। इसके लिए कहीं ना कहीं संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के
प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण किया। इन्होंने एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व की और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें हैं जो रिजर्व की है। तो कुल मिला के जो 543 सीटें हैं उसमें से 131 सीटें जो है कहीं ना कहीं आपकी SC ST जो के लिए रिजर्व की गई है, ताकि क्या है सभी को क्या मिले, समान प्रतिनिधित्व मिल सके। कोई कमजोर वर्ग है उसको भी क्या कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए ये रिजर्वेशन का सिस्टम जो है आपका जो है उस समय से ही लागू है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब अगला जो कंसेप्ट देखते हैं हम, अगला जो कंसेप्ट है वो है चुनावों के प्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपको कभी कभी चुनावों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो देखते हो आम चुनाव होते हैं जो हर 5 साल के अंदर होते हैं। आप देखते हो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, उन चुनाव को हम कहते हैं आम चुनाव। हर 5 साल के बाद लोकसभा या विधानसभा के लिए जो होने वाले नियमित चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। दूसरा होता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन कहते हैं। यदि किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे या किसी कारण से सीट खाली हो जाए तो वो चाहे 1 सीट हो या 2 सीट हो, उसमें वापस जो इलेक्शन होते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। तीसरा जो है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। यदि सरकार द्वारा अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकार गिर जाए तो उस समय जो इलेक्शन करवाते हैं उसको कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि चुनाव के कितने प्रकार है। तो चुनाव के 3 प्रकार है। एक आम चुनाव जो आपका नॉर्मल 5 साल में होता है, हर 5 साल में, उसको हम कहते हैं आपका आम चुनाव। और कभी कभी क्या होता है, उस जब इलेक्शन हो जाते हैं उसमें से कोई सी 1-2 मेंबर की मृत्यु हो जाती है, उसके उपलक्ष्य में जब इलेक्शन होते हैं उसको कहते हैं उपचुनाव। और यदि सरकार बन गई है और 5 साल वो काम कर नहीं पाई है, बीच में ही सरकार गिर गई है, तो वापस जब इलेक्शन होते हैं पूरी सरकार के तो उसको कहीं ना कहीं मध्यवादी चुनाव कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और समझना है इसको, ठीक है ना, कि चुनाव के प्रकार कितने होते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हो कि भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका दिल्ली में स्थापित है, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। फोटो दे रखा है, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है ये आपको मैंने फोटो में दे रखा है। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बेहद अच्छे से सारी चीजें जो है समझने का प्रयास किया कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, निर्वाचन आयोग कब स्थापित किया गया, निर्वाचन आयोग के क्या काम है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस संपूर्ण चीजों पर के आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस चैप्टर का जो है एक लेक्चर हम जो है आज ले चुके हैं। अगला लेक्चर जो होगा उसके बाद में जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो कंप्लीट होगा। तो हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यू। और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में, बुक के रूप में फॉर्मेट में चाहिए तो अपना एप्लीकेशन है सेल्फ स्टडी पॉइंट, जिसका लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ये कंटेंट आप मंगा सकते हैं। और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम एनसीईआरटी जो न्यू बुक्स आई है उसकी सीरीज जो है कंटिन्यू 6 से 12 तक की संपूर्ण बुक्स का जो है कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।